फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है क्या? एक ऐसी अपोजिंग फोर्स है, एक ऐसी अपोजिंग फोर्स जो दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को हमेशा डिस्ट्रॉय करती है जब दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। तो अगर कांटेक्ट नहीं है तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफेक्टिव नहीं होती। कांटेक्ट में है दो बॉडीज तो दोनों के रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। और एक्चुअली फ्रिक्शन ही है जिसके कारण हमें लगता है कि न्यूटन्स झूठ बोल गए, न्यूटन हमें बेवकूफ बना गए। न्यूटन ने क्या कहा कि आपने किसी एक चीज को चला दिया तो अब वो चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी अनंत काल तक, जब तक के रोकने के लिए फोर्स न लगाओ। ठीक उसी तरह जैसे आपने उसे चलाने के लिए फोर्स लगाई, लेकिन वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है। ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल है कि आप साइकिल पे आपने पैडल मारे और स्कूल में आकर के रुक रहे हैं सीधे। ऐसे तो नहीं है। तो फिर न्यूटन साहब तो गलत कह रहे थे। नहीं, वो फ्रिक्शन है जो हमें ऐसा आभास कराती जैसे न्यूटन हमें बेवकूफ बना गए। वो अपनी जगह सही थे, हमेशा सही रहेंगे उनके लॉ। बेसिकली न्यूटन के, किरचॉफ के, पास्कल के, आइंस्टीन के, इनके अपने लॉ है क्या ये तो नेचर के लॉ है। ये तो जो नेचर में हो रहे हैं वो लॉ है। उन्होंने तो सिर्फ इन्हें समझा है, पहली बार न्यूटन ने समझा इस बात को तो न्यूटन के लॉ कह दिए। आप भी नेचर का कोई अनसुलझा रहस्य सुलझा लेंगे तो आपके नाम से एक नया लॉ बन जाएगा। रेस्पेक्ट देने का तरीका है तो सिर्फ जिसने समझाया सिखाया है, समझा उस चीज को, उसे रेस्पेक्ट देने का तरीका है। तो फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है जो तब एक्ट करती है जब दो बॉडीज के बीच रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन की तैयारी हो। दोनों बातें हैं यहाँ। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है लेकिन रिलेटिव मोशन की तैयारी चल रही है तो भी फ्रिक्शन फोर्स अपोज करती है। और जब रिलेटिव मोशन डेवलप हो गया तो करती है फोर्स। सारी चीजें आप हमेशा से देखते हुए आए हैं। ये सारी चीज, ये एक छोटी सी कॉइल है मेरे पास, तो इसको आप चला दे रुक गई, चला दे रुक गई, चला दे रुक गई, चला दे रुक गई। न्यूटन के हिसाब से तो रुकना नहीं था इसको, किसने रोक दिया? इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है उस फ्रिक्शन फोर्स ने इसे रोक दिया। न्यूटन ने सही कहा था कि जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक रुकेगी नहीं, वो लग तो रही है फोर्स यहाँ, वो फ्रिक्शन। लेकिन अगर आप कहीं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें जहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही ना हो तो फिर वास्तव में नहीं रुकेगी। इसीलिए तो चांद पर या मार्स पर पहुंचना पॉसिबल हो पाया है कि थोड़े से फ्यूल से काम बन जाता है। अगर यहां से लेकर मार्स तक लगातार चलने के लिए लगातार चलने के लिए हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। इतना सारा फ्यूल हम एक साथ लेके जा ही नहीं सकते थे। लेकिन हम तो एक बार ग्रेविटेशन से बाहर निकल गए अर्थ के, एक बार मार्स की डायरेक्शन में मोमेंटम गेन कर लिया, एक बार मोशन गेन कर लिया, अब चलम चल चलम चल, सारे इंजन ऑफ, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है किसी भी फ्यूल की। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? अपोजिंग फोर्स दैट डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है, राइट? सॉलिड सरफेसिस के लिए फ्रिक्शन होगा, लिक्विड में भी ये कंडीशंस होती हैं लेकिन वहां इसका नाम कुछ और हो जाता है वो भी फ्रिक्शन ही। आगे लेसन में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम फ्रिक्शन किसके लिए बात कर रहे हैं? सॉलिड सरफेसिस, सॉलिड बॉडीज की दो सरफेसिस के बीच में बात कर रहे हैं। अब ये फोर्स कितनी लगने वाली है आप सब अच्छी तरह एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी साइकिल थी, रात भर बारिश में खड़ी रही, सुबह देखा बड़ी टाइट चल रही है, आप भैया के पास लेके गए, भैया इतने, उन्होंने जगह जगह ग्रीसिंग करी, ऑयलिंग करी जो पानी से बह गया था, और देखा फिर से वो चलने लगी। मतलब ये बदल जाती, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बदल जाती, बदल सकती है। किस पर बदल सकती है?
अगर आप सरफेस का बिहेवियर बदल दें, इट इज सरफेस प्रॉपर्टी ओनली। सरफेस का स्ट्रक्चर क्या है? दोनों सरफेसिस का स्ट्रक्चर जो आपस में कांटेक्ट में है। क्लियर है? सरफेस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड है और साथ में डिपेंड है नॉर्मल रिएक्शन पर। दिवाली की सफाई होने वाली, आप सब एक्सपीरियंस करेंगे। मम्मी ने कहा बेटा ये संदूक थोड़ा इधर खिसका दे, मुझे पीछे इसकी सफाई करनी है। आपने जोर लगा लिया और नहीं हिल रहा, कोई और है भी नहीं बुलाने के लिए। फिर आप क्या कहोगे? मम्मी इतना भारी नहीं हिल रहा है, थोड़ा सा खाली कर दो, थोड़ा सामान निकाल के इसे रख दो कहीं और, तभी तो हिले चलेगा यहाँ से। मतलब आप उसका वेट घटा रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन आप घटा रहे हैं उसके ऊपर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड है स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस पर प्लस नॉर्मल रिएक्शन पर। क्लियर है बात ये? तो हेडिंग डालते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखते हैं, द अपोजिंग फोर्स that tends that destroy, the opposing force that destroy or tends to destroy or tends to destroy, the opposing that destroy or tends to destroy relative motion between objects in contact. It is a surface property. It is a surface property that depends on the structure of surface and normal reaction on the surface and normal reaction, बस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ्रिक्शन डेवलप्ड होता ही क्यों है? कहाँ से आता है फ्रिक्शन? ये क्यों आ जाता है फ्रिक्शन? ये इसके बारे में दो कंसेप्ट है, एक ओल्ड कंसेप्ट है और एक न्यू कंसेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है? ओल्ड कंसेप्ट ये कहता है कि आप कितना भी स्मूथ कर दें सरफेस को, देखिए ये आपकी जो सरफेस है, ये इस टाइम पेपर की सरफेस आपको स्मूथ दिखाई दे रही है, आप सबके हाथ में अपनी अपनी कॉपियां स्मूथ है। लेकिन अगर आप इसको, इसका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखें, तो बहुत ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर स्मूथ स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर। तो ओल्ड कंसेप्ट क्या है? ओल्ड कंसेप्ट ये है कि आप कितनी भी स्मूथ क्यों ना कर ले सरफेस, लेकिन जब आप इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो उबड़ खाबड़ सरफेस पर हो गई। कहीं एलिवेशन होगा, उभार, और कहीं डिप्रेशन होगा, गड्ढा। कहीं उभार होगा, कहीं गड्ढा होगा, कितनी भी स्मूथ सरफेस आप क्यों ना कर ले। जैसे ये स्ट्रक्चर है, कहीं एलिवेशन है और कहीं इसमें गड्ढे हैं। अब दूसरी सरफेस है, उसमें भी यही कंडीशन बनती है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं एलिवे उभार है। और जब दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर चलती हैं, तो एक सरफेस का एलिवेशन दूसरे सरफेस के डिप्रेशन के अंदर लॉक हो जाता है। एक तरफ का एलिवेशन, दूसरी तरफ का डिप्रेशन एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाते हैं, और इस लॉकिंग को खोलने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है, लॉक से हटाने के लिए। यही लॉकिंग है जो अल्टीमेटली फ्रिक्शन की तरह से काम करता है या फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करता है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, इसमें एक लोचा है, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं लोचा, झोल है। अगर सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ कर दी जाए, अगर सरफेस, दो सरफेसेस एक्स्ट्रा स्मूथ हो, ओवर स्मूथ हो, तो फ्रिक्शन घटने के बजाय बढ़ जाता है। और आप सब कैरम खेलते हैं, कैरम आप सब ने खेला हुआ। जब आप नया कैरम लाएंगे, नया बोर्ड लेकर आएंगे, तो थोड़ा सा हल्का सा कुछ रफनेस होती है, भले ही वो कंपनी वाले कितना भी उसे स्मूथ कर लें, हल्की फुल्की तो होती है।
और धीरे 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 आप खेलते रहते हैं, साल 2 साल में एकदम स्मूथ बन जाता हो। तो बिना बोरिक के उसके ऊपर चल पाती है आपकी गोटी, आपका स्ट्राइकर? चलेगा ही नहीं, खिसकेगा ही नहीं वो। नए नया जब वो कम स्मूथ है तब तो एक बार को बिना बोरिक के आप खेल सकते हो, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाए तब आप बिना बोरिक के नहीं खेल पाओगे। बोरिक पाउडर नहीं डालते उसके ऊपर आप? अच्छा, डर्मीकूल डाल देते उसके ऊपर? मम्मी को नहीं पता होगा, वरना तो उठा के रख देगी वो डर्मीकूल, आपसे बचा के रख देंगी। उसके ऊपर एक्चुअली डाला जाता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड होता है वो, केमिकल नेम है उसका बोरिक एसिड। या आपने कभी भी कोई भी कैरम बोर्ड कांच का बना हुआ नहीं देखा होगा? बहुत बहुत महंगे आते हैं, 1-1 2-2 लाख रुपए के भी कैरम बोर्ड होते हैं, जो स्टैंडर्ड कैरम बोर्ड होते हैं, चैंपियन लीग्स में यूज होते हैं, लेकिन शीशे का कोई नहीं होता, जबकि कांच तो बहुत ही स्मूथ चीज है। कांच तो बहुत ही स्मूथ है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा स्मूथ कर दिया जाए तो फिर फ्रिक्शन घटने के बजाय और बढ़ जाता है। अगर दो कांच के टुकड़े हैं आपके पास और वो बिल्कुल क्लीन सरफेस है और दोनों को मिला दो, एक दूसरे से के ऊपर खिसकाना मुश्किल हो जाएगा। इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि उन्हें एक दूसरे के ऊपर खिसकाना ही मुश्किल हो जाएगा। और कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ऐसा भी हुआ होगा, मेरे साथ हुआ है, कि जो हवाई चप्पल जो हम घर के अंदर पहनते हैं स्मूथ हो गई, बिल्कुल घिस गई, इसके ग्रूव्स खत्म हो गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि चल रहे थे, वो चिपक कर रह गई, पट्टियां निकल गई बाहर। भाई क्या हुआ, अच्छा भला चल रहे थे, सही थी, वो चप्पल वही रख पड़ी रह गई, पट्टी निकल गई। क्योंकि धीरे धीरे हमारे चलने फिरने से फर्श भी बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, चप्पल भी स्मूथ हो गई। और जब पूरी सरफेस कांटेक्ट में आई तो पता चला इतना तकड़ा फ्रिक्शन हो गया, इतना तकड़ा फ्रिक्शन हो गया कि वो चलने को ही तैयार नहीं चप्पल। तो ये जो ओल्ड कंसेप्ट है ये फेल हो गया इस बात को समझाने में कि इंटरलॉकिंग से अगर जनरेट होता है, इंटरलॉकिंग से अगर कॉज होता है फ्रिक्शन का, तो इंटरलॉकिंग तो कम हो गई स्मूथ होने पर, तो अब तो फ्रिक्शन कम हो जाना चाहिए। लेकिन फ्रिक्शन और उल्टा बढ़ रहा है, और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो ग्लास होते हैं, ग्लास मटेरियल नहीं, ग्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, ये जो पेन हमारे विंडो पेन लगे हुए हैं, ये कभी आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इंटेंशनली इनको अलग हटा के रखा जाता है। जब ये फैक्ट्री से आते हैं शॉप तक तो इनको अलग अलग करके रखा जाता है, थोड़ा सा गैप इनके बीच में रखा जाता है। वो इनको ट्रांसपोर्ट करने वाला जो इनका पैकिंग मटेरियल है, वो मटेरियल ऐसा होता है कि हल्का सा उनके बीच में गैप रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये मिला दिया इन्हें और 2-4 कंडीशंस ऐसी बन गई और एक्सिस फ्रिक्शन की, तो टूट जाएगा वो, सेपरेट करने में ही टूट जाएगा वो। और टूटा हुआ कांच तो कबाड़ है, उससे तो आजकल कबाड़ी वाला भी नहीं ले रहा टूटे हुए कांच को। तो फिर एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ। पुराना कंसेप्ट क्या था? पुराना कंसेप्ट था, देखो इसको थोड़ा सा और एनलार्ज करके बनाए, तो पुराना कंसेप्ट तो ये था कि एक सरफेस एरी दूसरी सरफेस एरी, एक का उभार दूसरे के गड्ढे के अंदर फंस जाता है, इंटरलॉक में हो जाता है। अब नया कंसेप्ट क्या है? नया कंसेप्ट ये कहता है क्या, कि बात आपकी सही है कि दोनों के बीच में, दोनों सरफेसेस कितनी भी स्मूथ कर लो आप, 100% स्मूथ पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर डिप्रेशन और एलिवेशन होंगे ही होंगे। लेकिन होता क्या है फिर? उन्होंने कहा नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्या कहा कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं तो एक्चुअली कुछ ही पॉइंट कांटेक्ट में आ पाते हैं। इस सरफेस का बहुत बड़ा एरिया तो अभी भी कांटेक्ट में नहीं है। देखो ये हाथ है हमारे, इन पर ये एलिवेशन डिप्रेशन है बने हुए,
है ना। अच्छा, आप हाथ गीले करके दीवार पे चिपका दो, हाथ का इंप्रेशन आ जाता है ना, आपके ये कहाँ कहाँ उभार है क्या, उस पूरा हाथ उसके ऊपर बन जाएगा। इसका मतलब जब आपने हाथ चिपकाया दीवार पर, तो पूरी सरफेस दीवार के कांटेक्ट में नहीं गई थी, कुछ सरफेस गई थी, वहीं का पानी दीवार के ऊपर चला गया। तो जब आप दो सरफेसेस को आपस में एक दूसरे में कांटेक्ट लाते हैं, तो कुछ ही पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक्चुअल कांटेक्ट में है, बाकी सरफेस कांटेक्ट में नहीं होती। अब उससे क्या हुआ, ये पूरी बॉडी थी, ये पूरी बॉडी थी। अब इन दोनों बॉडीज के बीच में बहुत कम पॉइंट ऐसे थे जो एक्चुअल में कांटेक्ट में थे। ये बहुत कम पॉइंट है जो रियल में कांटेक्ट में है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। बहुत कम पॉइंट्स एक दूसरे के रियल कांटेक्ट में आ पाए। समझे इतनी बात। तो फिर इससे क्या डिफरेंस पड़ा, इससे क्या डिफरेंस पड़ा, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। क्योंकि चंद पॉइंट ही है कांटेक्ट में, एक्चुअल कांटेक्ट में, तो ये तो एरिया तो बहुत कम हो गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हो गया। फोर्स तो लगी रही है, अगर हम इस पूरी बॉडी का वेट mg है तो फोर्स तो लगेगी mg जो फोर्स लगनी है। एरिया बहुत छोटा है, तो इससे क्या हुआ, इससे प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर प्रेशर काफी बड़ा हो गया, काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, अब प्रेशर ज्यादा होने से क्या होता है, आगे के एक लेसन में हम पढ़ेंगे कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस। ठीक है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर एक सर्टेन डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर आए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इनके बीच में डिस्टेंस इतना कम हो गया कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, एक बॉडी के मॉलिक्यूल्स दूसरी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने लगे। और ये अट्रैक्शन ही है एक्चुअली किसका कॉज, फ्रिक्शन का कॉज, इंटरलॉकिंग नहीं है कॉज, ये अट्रैक्शन है। राइट। अब इससे हम ओवर स्मूथ वाली बात कैसे कह सकते हैं, वो वाली बात यहां से क्लियर हो रही है कि जब आप इसे और ज्यादा स्मूथ करेंगे, आपने ऐसे ऐसे स्मूथ कर दिया इसको, तो अब क्या हुआ, अब आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ गए। अब आपके क्या हुए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ गए, दोनों ही सरफेसेस को आपने स्मूथ कर दिया। जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ गए तो हालांकि ठीक है, आप ये कहेंगे जी एरिया भी तो बढ़ा, लेकिन इस पॉइंट का खुद ये जो पॉइंट सुई की नोक से ही बराबर पतले पॉइंट है, ये जो एक्चुअल पॉइंट इन कांटेक्ट है, इनका अपना एरिया तो सुई की नोक से भी कम है, हजारों गुना कम। तो ठीक है, कुछ पॉइंट अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ भी गया तो एरिया क्या बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा, नेग्लिजिबली स्मॉल। लेकिन पॉइंट क्योंकि एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ज्यादा आ गए, तो इसका मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल, ज्यादा एटम एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, एक दूसरे के अट्रैक्शन में आ रहे हैं, तो क्या हुआ, अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ने से फ्रिक्शन और ज्यादा बढ़ गया। तो इस न्यू कंसेप्ट से ये बात एक्सप्लेन हो सकती है, या हो सकता है आप में से कोई बेटर एक्सप्लेनेशन दे पाए, फिर मैं एक तीसरा कंसेप्ट भी पढ़ाया करूं। क्यों जी, मैं तीसरा कंसेप्ट भी पढ़ाया करूं, हाँ बताइए। आपने कह रहे हैं कि इनके बीच का एयर गैप कम हो गया। देखो, एयर एयर बीच में है या नहीं है, इससे फ्रिक्शन को कोई मतलब नहीं। फ्रिक्शन स्पेस में भी काम करेगा, जहां एयर बिल्कुल भी नहीं है वैक्यूम में भी काम करेगा, और अगर एयर है तो भी काम करेगा। तो बीच में एयर आने से फ्रिक्शन कम होगा, ये मत सोचिए बात आप, एयर से कोई मतलब नहीं है, एयर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये तो बात हो सकती है, बैठिए प्लीज, बैठिए। इन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और कहीं कहीं इनका देखा हुआ है बात ये, कहीं इनकी देखी हुई, काश मैं आपको दिखा पाता, एक बड़ा ही प्यारा फिनोमिनन होता है। अभी एक ट्रेन ऐसी भी आ गई है
जापान वगैरह में तो पहले से ही है, अब हमारे यहाँ भी आ गई है, जो पटरी से ऊपर उठकर चलती है। मैग्नेट नहीं होता, वो कुछ और चीज है। हाँ? मतलब उसमें पहिए नहीं है, पटरी तो होती है। पटरी का मतलब ट्रैक, उसका ट्रैक तो है बना हुआ, ऐसा ट्रैक नहीं जैसी नॉर्मल ट्रैक ट्रेन का होता है, उसका ट्रैक ही अलग होता है, वो पहिए नहीं है उसके अंदर। जब वो चलती है तो ट्रैक पर ही होती है, लेकिन ट्रैक से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है। हालांकि वो इतना गैप इतना कम होता है कि हम नॉर्मली इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो एक्चुअली वो जो गैप बनाया जाता है वो एयर प्रेशर से बनाया जाता है। वो क्यों बनाया गया? ताकि कांटेक्ट हट जाए, सरफेस से कांटेक्ट में ही ना रहे। और जब नीचे अर्थ के सरफेस से कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। समझ रहे बात? तो वो एयर से गैप बना दिया जाता है, एयर के प्रेशर से गैप बना दिया जाता है, या मैग्नेट से बनाया जा सकता है, वो तो अलग बात है कि वो कैसे गैप बनाया गया। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि एयर बीच में आ गई तो इसलिए फ्रिक्शन कम हो गया, कांटेक्ट टूट गया। पहले यू कांटेक्ट में थे, इनके बीच में एक एयर का गैप बना दिया गया, कांटेक्ट में नहीं रहे, अब ये कांटेक्ट में नहीं रहे, इसलिए फ्रिक्शन कम हो गया। इस व्हीकल का नाम होता है होवर क्राफ्ट, HOVER, होवर क्राफ्ट। और होवर क्राफ्ट का एक स्पेशल पर्पस होता है कि ये हर सरफेस पे चल सकती है, ये पानी पे भी चल जाता है, ये बर्फ पे भी चल जाता है, और ये जमीन पे भी, रेगिस्तान में भी चल जाएगा, उबड़ खाबड़ जगह भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे सरफेस पे टिकना ही नहीं है, इसे सरफेस से ऊपर रहना है। शायद मैं गलत हूं या सही हूं। डाई अनदर डे या वर्ल्ड इज नॉट एनफ, इन दो में से कोई एक पिक्चर है। उस पिक्चर की स्टार्टिंग ही उस होवरक्राफ्ट से हो रही थी। या तो डाई अनदर डे है, या फिर शायद वर्ल्ड इज नॉट एनफ, कुछ ऐसी पिक्चर, दोनों में से कोई एक पिक्चर। तो वो एक सीक्वेंस है, वो चेजिंग सीक्वेंस है, वो हीरो का पीछा कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो वहां वो मैंने देखा कि वो पहाड़, बिल्कुल बर्फीले पहाड़ थे, और उनके ऊपर वो चल रहे हैं होवरक्राफ्ट, और आते 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 वो सूखा हो गया, फिर चल रहे हैं, और फिर पानी आ गया, फिर घुस गए उसके अंदर, उनके नीचे पहिए ही नहीं है, सरफेस से ऊपर होकर के चलते हैं। अलग कंसेप्ट है। कभी आप देखना किसी व्हीकल के ऊपर अगर बड़ा सा पंखा लगा हुआ है, बहुत बड़ा एग्जॉस्ट फैन की तरह एक फैन लगा हुआ है, तो वो होवरक्राफ्ट है वो। क्योंकि वहां पहिए नहीं है तो आगे बढ़ेगा कैसे? जमीन से तो ऊपर उठा दिया भाई, एयर गैप बना के जमीन से तो ऊपर उठा दिया, अब पहिए तो है नहीं, आगे कौन लेके जाएगा उसे? तो वहां एक फैन होता है लगा हुआ, वो पीछे को हवा फेंकेगा, उसके रिएक्शन से आगे बढ़ जाएगा। है नहीं वैसे? तो वो एनीवे वो चीज होती है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं ना, ये सोचना कि एयर बीच में आ गई इसलिए फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, ये कंसेप्ट नहीं, ये नहीं है। कांटेक्ट अलग कर दिया एयर ने तो फिर फ्रिक्शन कम हो गया। वो कांटेक्ट अलग करने का तरीका एयर एयर पैड बोलते हैं उसे, एयर पैड, PAD पैड, एयर पैड, एयर का गद्दा बना दिया उसके नीचे। अगर आप एयर पैड से ना करें, मैग्नेट से कर दीजिए, तो भी वही की वही बात रहेगी, बिना एयर के भी काम बन जाएगा। अगर वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, वहां आपने दो बॉडीज को कांटेक्ट में लेकर के चलाया, तब भी फ्रिक्शन लगेगा, वहां तो एयर है ही नहीं बीच में। तो दोनों सरफेसेस के बीच में एयर का होना या ना होना, इससे फ्रिक्शन को कोई मतलब नहीं है। फ्रिक्शन का मतलब है कि सरफेसेस कांटेक्ट में है या सरफेसेस कांटेक्ट में नहीं है। जब दो सरफेसेस एक दूसरे कांटेक्ट में आती हैं तो फ्रिक्शन एक्ट करता है, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। समझिए बात है? कांटेक्ट को तोड़ना, कांटेक्ट को कैसे तोड़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं। क्लियर है बात इतनी? तो फिर क्या हुआ कि जब यहां आपने ओवर स्मूथ कर दिया इसको,
तो नंबर ऑफ पॉइंट इन कांटेक्ट इंक्रीज हो गया। हालांकि थोड़ा सा एरिया भी इंक्रीज होगा, लेकिन क्योंकि इन पॉइंट्स का एरिया ही बहुत कम है तो एरिया में कोई खास सिग्निफिकेंस इंक्रीज नहीं होना, जबकि नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट इंक्रीज हो गए। तो अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अट्रैक्शन में आ गए तो फ्रिक्शन क्या हो गया, बढ़ जाता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट लिखते हैं हम ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, और इसमें फर्स्ट हेडिंग रखिए ओल्ड कंसेप्ट। देखिए, हाउ एवर स्मूथ द सर्फेसिस, however smooth the surfaces, there are elevations and depressions on the surfaces. Okay? When two bodies in contact have relative motion, the elevations of one surface get interlocked into the depression of other surface. This interlocking opposes the relative motion and cause friction. Friction decreases with the smoothness of surface since the elevations and depressions are reduced. नेक्स्ट हेड डालते हैं न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट, if the two surfaces in contact are over smooth, the friction increases extraordinarily. This observation cannot be explained on the basis of old concept. When two surfaces are in contact, the actual area of contact is much less than the total area. Therefore, the pressure at point of contact is very large. The molecule of two surfaces, the molecules of two surfaces get into the sphere of influence of each other. There develop a strong force of attraction between the molecules, which oppose relative motion. When the surfaces are over smooth, the points of actual contact increases and hence friction increases. छोटी सी हेडिंग लिखो है नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए इट इज नॉन कंजर्वेटिव। अब एक और बड़ी प्रॉपर्टी है इसकी, एक और बड़ा नेचर है। पहला नेचर तो नॉन कंजर्वेटिव होना, मतलब आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे वो डिपेंड करेगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन कितनी दूर है। मैं यहां से दिल्ली का टिकट लूंगा 150 रुपए का, मैं यहां से आगरा का टिकट लूंगा तो 150 का नहीं आएगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन तुम्हारी ज्यादा दूर है, ज्यादा पैसे दो। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, साथ ही किस पर डिपेंड कर रहा है कि रास्ता कौन सा अपनाना, रास्ता कौन सा अपनाना है। अब इस फ्रिक्शन की एक और बड़ी नई तरह की नेचर है कि ये अपने आप को बदल लेता है। फ्रिक्शन अपने आप को घटा बढ़ा लेता है। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप को ये एडजस्ट करता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और काइट नहीं पड़ी ईट पर, कोई बात नहीं, इससे भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखना आप कि कैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप को बदल लेता है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ये। ठीक है, ये तो है ही आपके सामने। ठीक, मैं इसे यहां रख करके कैमरे को थोड़ा सा क्लोज ले आऊंगा इसके।
ये मैंने ईंट का किनारा ले लिया है, पता लग रहा है ना आपको? अब देखना सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है। मेरी इस उंगली से आपको पता लग रहा होगा कि मैंने अभी बहुत कम फोर्स लगाई हुई है, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर फोर्स लगाई हुई है। लेकिन इस ईंट में मोशन तो क्रिएट नहीं हुआ ना, तो जितनी भी मैंने फोर्स लगाई है उसे रोकने के लिए कोई दूसरी फोर्स तो है। कौन सी फोर्स है यहाँ? ईंट और सरफेस के, टेबल की सरफेस के बीच का फ्रिक्शन। अब मैंने फोर्स लगाई है, हल्की सी फोर्स लगाई, 1 न्यूटन की फोर्स। तो रोकने वाली फोर्स भी कितनी है? 1 न्यूटन की है। अगर मेरी फोर्स ज्यादा हो गई तो चल पड़ेगी, और अगर रोकने वाली फोर्स, अपोजिंग फोर्स ज्यादा हो गई तो ये उल्टी चलेगी मेरी तरफ को, ना आगे चल रही ना पीछे बैकवर्ड मेरी तरफ चल रही, तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल है। अब देखना जरा ध्यान से, मैंने फोर्स को बढ़ा करके थोड़ा सा और ज्यादा लगा दिया, आपको महसूस हो रहा है कि मेरी उंगली दब रही है? कितना? मैं 5 न्यूटन कर दिया, लेकिन अब भी नहीं चल रही है। इसका मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा और पास ले, देखो, ये मैंने फोर्स लगाई 1 न्यूटन की, नहीं चली, इसका मतलब रोकने वाली फोर्स भी 1 न्यूटन की, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैंने फोर्स बढ़ा दी, नहीं चल रही अब भी है, रोकने वाली फोर्स भी बढ़ गई। इसका मतलब अगर मेरी फोर्स बढ़ के 5 न्यूटन हो गई तो मुझे रोकने वाली भी अब 5 न्यूटन है। मैंने फोर्स और बढ़ा दी, देखो आपको फील हो रहा, एक टाइम में ऐसा आया कि अब ये चल पड़ी। लेकिन इसने क्या करा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने क्या करा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने, सपोज मैं कह रहा हूं कि 10 न्यूटन पर चल चुकी है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने क्या करा, पहले अपने आप को 1 न्यूटन से 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन फिर बढ़ाया, और एक कंडीशन ऐसी आई कि ये चल पड़ी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करती रहती है, लेकिन एक लिमिट है इसके एडजस्ट बढ़ने की। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप को जीरो से एक सर्टेन वैल्यू तक घटा बढ़ा सकती है, अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, किसके अकॉर्डिंग? जो फोर्स अप्लाइड है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो फोर्स अप्लाइड है, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उस फोर्स को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन अपने आप को घटा बढ़ा लेता है। लेकिन इसके बढ़ाने की एक लिमिट है, तो हम क्या कहते हैं? इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इंक्रीजेज इट्स वैल्यू फ्रॉम जीरो टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। अब ये सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? ये फिर वही बात है, डिपेंड करेगा कि दोनों सरफेसेस कैसे कांटेक्ट में है। अभी तो ये ईंट रखी थी टेबल के ऊपर, तो ईंट जब टेबल के ऊपर रखी थी तो मेरी 10 न्यूटन की फोर्स से ही चल पड़ी। लेकिन अगर मैं ईंट को ईंट के ऊपर रख के चलाने लगूं, नहीं, अब बात नहीं बनेगी 10 न्यूटन फोर्स से, अब ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी कि अब ये फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को 0 से 20 न्यूटन, 50 न्यूटन तक एडजस्ट कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के लिमिट खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं पहुंच करके लिमिट खत्म जरूर हो जाएगी इसकी। तो क्या हम कहेंगे? हम कहेंगे फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट कैन इंक्रीज इट सेल्फ फ्रॉम जीरो टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? अच्छा, इसे लिखने से पहले हम एक बात और समझ लेते हैं। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये बड़ा मिसकंसेप्ट है, वो मिसकंसेप्ट क्लियर करो। क्या? कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड करती, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। अभी आप देखें जरा ध्यान से कि ये मैंने ईंट कैसे रखी हुई है, ये ईंट मैंने ऐसे रखी हुई है कि इसका जो चौड़ा वाला सरफेस है ये कांटेक्ट में आ रहा है ना? अब अगर मैं इस ईंट को ऐसे पलट दूं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बदल गया ना। पहले तो ये पूरा सारा एरिया कांटेक्ट में था, अब एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। तो एक मिसकंसेप्ट है कि अब कम फोर्स में चल जाएगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, अब भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। इसे चलाने के लिए अब भी मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, अब भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा इसे मूव करने के लिए। आज टेबल पे स्क्रैच पड़ जाएंगे सारी पे। यहां देखिएगा आप इस उंगली के मेरे इंप्रेशन से, इसके दबाव से फील कर सकते हैं कि अब भी मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा है।
अब भी क्या है, अब भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको चलाने के लिए, समझे बात। तो एरिया इन कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, एक बात और है, क्या, कि मैं अगर इसके ऊपर एक ईंट और रख दूं ला करके, तो अब फिर मेरी फोर्स कम पड़ जाएगी, अब मुझे फिर ज्यादा लगानी पड़ेगी इसे चलाने के लिए। मतलब क्या हुआ कि फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड है। अभी हम नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है उसका एक्सप्रेशन लेकर आएंगे। बात समझ आई इतनी, क्लियर हुई। एयर फ्रिक्शन एक सरफेस प्रॉपर्टी है, तो हमें ऐसा लगता है कि सरफेस एरिया बदलने के साथ फ्रिक्शन को भी बदलना चाहिए, क्योंकि सरफेस प्रॉपर्टी है, सरफेस पे डिपेंड करती है। लेकिन एरिया इन कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब एरिया इंक्रीज हुआ तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो इंक्रीज हो गए, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अभी अभी तो हमने ये बात कही है कि जब ओवर स्मूथ कर दिया पॉइंट्स को हमने, ओवर सरफेसिस को, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन कांटेक्ट, नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट बढ़ गए, जिससे फ्रिक्शन बढ़ गया। अब अगर हमने ईंट को पलट दिया, पहले तो हमने ईंट को कैसे रखा था ये, अब फिर ईंट को रखा ऐसे हमने, तो एरिया तो डिफरेंट कर रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी हम चेंज कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो गए तो फिर फ्रिक्शन में तो चेंज आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। इसके लिए थोड़ी सी मुझे आगे की बात आपको बतानी पड़ेगी, हालांकि वो अगले लेसन्स की बात है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा आप अगर समझने के लिए तैयार हो तो वो यहाँ भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अल्टीमेट कॉज क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, इंटरलॉकिंग नहीं बल्कि अट्रैक्शन। ठीक है, अब हर मॉलिक्यूल के चारों तरफ, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अभी अभी हमने एक वर्ड यूज करा था, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हर मॉलिक्यूल का अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, इस मॉलिक्यूल का भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं। ये पूरा का मतलब कोई सॉलिड चीज नहीं है, ये सिर्फ एक रीजन है, थ्री डायमेंशनल रीजन। इसका मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या है एक्चुअली, अभी ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है, करेक्ट। मतलब दोनों के ऊपर एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं है। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स अगर पास आ जाए, मैं यही इसी के बराबर में बना देता हूं इनका पास आने का डायग्राम। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, इतने पास आ जाए कि इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक दूसरे का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या करे, ओवरलैप कर जाए, तो अब दोनों ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है। मतलब अब ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, इनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी। अगर ये और एक दूसरे के और ज्यादा पास आ जाए, अगर ये एक दूसरे के और ज्यादा पास आ जाए, यहां आ गए दोनों के दोनों ही, तो अब इनके बीच का जो अट्रैक्शन है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। हालांकि मैं अभी भी अधूरी बात बता रहा हूं आपको, पूरा तो नहीं बता रहा, लेकिन ओवरऑल कुल ऐसा सा होता है, समझ लीजिए आप, बस ऐसा सा होता है, इतनी बात समझ लीजिए फिलहाल आप। क्लियर है यहां तक की बात ये, जब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, जैसा कि अक्सर किसके लिए होता है, इन वाले मॉलिक्यूल्स के लिए होता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर नहीं आ रहे। इन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है, दोनों सरफेसिस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है, तो कोई इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है, उनकी ये कंडीशन बन गई, तो एक दूसरे के कांटेक्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इनके बीच में अट्रैक्शन आ गया। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के एक दूसरे के
ओवरलैप नहीं कर रहे तो कोई अट्रैक्शन नहीं, थोड़ा सा ओवरलैप करा अट्रैक्शन आ गया, ज्यादा ओवरलैप करा अट्रैक्शन बढ़ गया। ठीक है जी। अब आ जाओ, अब समझो ध्यान से कि ये ईंट को मैंने ऐसे रखा हुआ, तो काफी एरिया कांटेक्ट में है, तो यानी नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट काफी लार्ज है। ठीक है, कंडीशन कौन सी बन रही है? कंडीशन ये वाली बन रही है, मतलब कुछ पॉइंट पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इनको ऐसे कर दिया, तो पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट घट गया ना, लेकिन अब भी फोर्स तो जो का त्यों पड़ रहा है, तो कम पॉइंट्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन अब कंडीशन कौन सी वाली बन गई? ये बन गई, जितना फ्रिक्शन आपके हिसाब से कम होना चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम करके, उतना ही बढ़ गया अट्रैक्शन, क्योंकि अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक दूसरे के अंदर ज्यादा ओवरलैप कर गए। कुल मिलाकर इफेक्ट क्या रहा? वही का वही। हालांकि मैं आपको पूरी बात नहीं बता रहा हूं, इस लेवल पर जितनी आपको समझ आ सकती केवल उतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। कुछ और भी चेंजेस होते हैं, कुछ और भी कंसिक्वेंसेस होते हैं, उन सब का कुल मिलाकर इफेक्ट होता है क्या? कि कोई चेंज नहीं आता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट सरफेस पर डिपेंड नहीं करती, कांटेक्ट पॉइंट्स पे भी डिपेंड करती, इस बात पे भी डिपेंड करती कि पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट्स पर मॉलिक्यूल एक दूसरे के कितने इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, हल्के फुल्के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। समझिए बात। तो इसलिए जब आप सरफेस चेंज करेंगे, बॉडी को सेम रखते हुए, सरफेस का स्ट्रक्चर सेम रखते हुए, नॉर्मल रिएक्शन सेम रखते हुए, सारे पैरामीटर सेम रखते हुए, अगर आप एरिया ऑफ सरफेस एरिया इन कांटेक्ट चेंज कर दें तो भी फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात ये? ओके। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, it increases itself from 0 to a certain maximum value in accordance with the force applied, in accordance with the force applied. It does not depend upon the area of surface in contact. It does not depend upon the area of surfaces in contact.